Hello everyone, welcome to IKTab. So let's start with the newspaper analysis for 11th of March. Now first of all let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट WHO का एक रिसेंटली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिसेंटली इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है. तो ये कहाँ पर बन रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट सर्न. देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्न एक जो है यूरोपियन रिसर्च बॉडी है जो कि एक्चुअली यूरोपियन यूनियन के लिए काम करती है और न्यूक्लियर रिसर्च का मेन काम करती है. तो इसका रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसके बारे में बेसिक चीजें हमें कौन कौन सी मालूम होनी चाहिए, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट नूर सैटेलाइट. नूर सैटेलाइट जो ईरान का सैटेलाइट है उसका जो सेकंड वर्जन है नूर 2 है उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है. सो नूर 2 की इंपॉर्टेंस क्या है और स्पेशली ईरान के लिए उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे. देन विल टॉक अबाउट परम गंगा. एक टाइप का सुपर कंप्यूटर है जिसको रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया. तो क्या है और इससे हमें क्या फायदा होगा हम उसको भी प्रॉपर्ली देखेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट BBIN जो कि एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है. तो ये क्यों अभी रिसेंटली न्यूज में आया है और क्या इसके बारे में अपडेट्स वगैरह है उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि रिसेंटली इंडिया के अंदर बनाया गया. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज कि एग्जैक्टली कहां बनाया गया है. देयर इज अ प्लेस इन जामनगर दैट इज गुजरात. वो वहीं पर इस चीज को यहां बनाया गया. तो इसको समझिए. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए काम करेगा. एंड दैट थिंग हैज बीन मेड इन इंडिया. इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर जामनगर नाम का एक प्लेस है, वहीं पर इसको बनाया जाएगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस विल बी वर्किंग अंडर मिनिस्टर ऑफ आयुष. जो हमारा मिनिस्टर ऑफ आयुष है ना, देखिए A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योग, U फॉर यूनानी, ठीक है, S फॉर सोआरिकपा एंड H फॉर होम्योपैथी. ये 5 वर्ड्स होते हैं. दिस 5 देखिए जो आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, सोआरिकपा और होम्योपैथी, सबके सब इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक पार्ट माना जाता है. और इन सब का जो कहीं ना कहीं सेंटर है, ग्लोबल सेंटर है, वो कहीं ना कहीं इंडिया ही है. दैट इज वाई इस चीज को, इस पर्टिकुलर ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर को इंडिया के अंदर ही बनाया गया है. ठीक है. तो रिसेंटली हमारे यूनियन कैबिनेट ने इस चीज को अप्रूव कर दिया है ताकि इस चीज को रिसेंटली इंडिया के अंदर जल्दी जल्दी बनाया जाए. और इसका फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो जो WHO के राइट नाउ जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने खुद इसको अनाउंस किया है. अब देखिए राइट नाउ इंडिया और WHO ने साथ में मिलकर एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है. देखिए जब भी कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है, ठीक है, जब भी कोई इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, जब भी वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करेगा ना, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन करेगा जिसके थ्रू कोई ऐसी बॉडी जैसे कोई यूनाइटेड नेशन है, अगर वो UN अपनी कोई बॉडी किसी कंट्री के अंदर बनाना चाहेगा तो उसके लिए एक होस्ट एग्रीमेंट साइन करना होता है. सिमिलरली जो भी WHO है, जब उन्होंने अपना एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिसके थ्रू WHO की खुद की एक बॉडी जो कि इंडिया के अंदर रहेगी, तो इस चीज के लिए जो होस्ट एग्रीमेंट साइन होना होता है उसको रिसेंटली इंडिया और WHO ने साथ में मिलकर साइन किया है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज आपको पता होना चाहिए. देखिए WHO जो है वो बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर काम करता है. ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर काम करता है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की वैल्यू को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है. दैट इज वाई ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर उसने पिछले कुछ सालों के अंदर काफी सारे काम वगैरह करना स्टार्ट किया है. एंड दिस जो गुजरात के अंदर जो बन रहा है दैट इज द फर्स्ट आउटपोस्ट. ये ऐसा पहला आउटपोस्ट बन रहा है, ऐसा पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बन रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर ही काम करेगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो हम मॉडर्न मेडिसिन वगैरह को काम करता है WHO ऑलरेडी. ऑलराइट, इसके अलावा देखते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सबसे पहली चीज ये है कि जो आयुष जो सिस्टम है यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इन सब चीजों को पहली बात तो पूरे के पूरे वर्ल्ड तक लेके जाना है. यानी कि जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनकी इंपॉर्टेंस को पूरे वर्ल्ड तक लेके जाना है. राइट नाउ देखिए हम जानते हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, वी नो दिस. बट बहुत सारी ऐसे भी डिजीज अभी भी प्रेजेंट है जिसका बीमारी का इलाज जो है वो आयुष जो सिस्टम है वो बहुत ही आसानी से कर लेता है. बट जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो मॉडर्न मेडिसिन है वो चीज को अभी तक बहुत ही ठीक से ठीक नहीं कर पाते. अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड चीज ये है कि अगर इंडिया देखिए अगर इंडिया के अंदर इस ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बनता है तो ऑब्वियसली इंडिया को इस पर्टिकुलर चीज में, हेल्थ के मैटर में यहां पर लीडरशिप मिलेगी. राइट, इस चीज के लिए भी इंडिया के अंदर इसको बनाया गया. थर्ड चीज ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और रैशनल यूसेज को अवेयर करने के लिए, मतलब इस चीज के बारे में लोगों को बताने के लिए इस पर्टिकुलर सेंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट चीज, ये जो सेंटर होगा उसका मेन काम ये होगा कि इसको बहुत सारे गाइडलाइंस बनाने होंगे, टूल्स मेथड्स बनाने होंगे ताकि वो डेटा को कलेक्ट कर सके और किस तरीके का इंपैक्ट होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के द्वारा किस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर, उन सब चीजों का एक प्रॉपर असेसमेंट बना मतलब वगैरह बना करके एक पर्टिकुलर जगह पे रखे ताकि वर्ल्ड में किसी को भी अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करना हो तो उसका सारा का सारा डेटा एक जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल हो. अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए WHO जो है वो अपना हमेशा एक टाइप का इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बना के रखता है. तो WHO का ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन का ट्रेडिशनल जो इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है ना वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रेजेंट है. तो अभी हमें एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी अपना एक इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाने की जरूरत है ताकि जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह प्रेजेंट है हमारे पास राइट नाउ, देखिए जैसे कोई हर्ब्स वगैरह प्रेजेंट है, अब उन हर्ब्स की क्या क्या क्वालिटीज है, कौन से हर्ब्स किस चीज के लिए काम आते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए जहां पर सारी की सारी डिटेल्स वहां पे लिखी होनी चाहिए. इसे मतलब इसे आप सिंपल वर्ड्स में एक टाइप का डेटा बैंक कह सकते हैं जहां पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंडिया है, इंडिया इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काफी आगे है. आप जानते हो योगा के अंदर, ठीक है, जो यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी, ये सब ऐसे मेडिसिन के ये ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के ब्रांचेस हैं जो कि इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट हुए हैं. राइट, तो इंडिया के अंदर इस चीज का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है. एंड दैट्स व्हाई इंडिया इस पर्टिकुलर चीज में एक लीडरशिप की तरह काम करेगा और इंडिया डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा. यहाँ तक कि जो WHO को डिफरेंट जो इस चीज के मतलब से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह है उन सबको भी इंडिया ही ट्रेन करेगा.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट डब्ल्यूएचओ और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दोनों ने साथ में जो कोलैबोरेट किया है, जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पर कोलैबोरेशन कर रहा है डब्ल्यूएचओ के साथ, जैसा हमने देखा। अब देखिए, सबसे पहले काम ये करना है कि एक मोबाइल योगा ऐप बनाना है, ठीक है? कैसा ऐप बनाना है जिसके थ्रू आप लोगों को घर के अंदर ही योग कैसे करना है वो सब चीजें सिखा सके थ्रू सॉफ्टवेयर, ठीक है? आप अपने फोन के बेसिकली एप्लीकेशन से वो सब चीजें सीख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया ऑफ हर्बल मेडिसिन बनाया जाएगा, ठीक है? एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो कि हर्बल मेडिसिन के ऊपर ही काम करेगी। मतलब देखिए, आप जानते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज वगैरह प्रेजेंट है जो कि बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, राइट? अब उन बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए सिमिलरली एक ऐसा कंपनी बनाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ हर्बल मेडिसिन को ही बनाएगा। मतलब हर्ब से जितने भी उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी ऐसे डिजीज हैं जो कि इसको ठीक कर सकते हैं, उन सब चीजों को मतलब हाईलाइट के मतलब लाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाएगा किस तरीके से आयुर्वेद को, योग को, यूनानी को, सिद्धा को, होम्योपैथी को, इन सब चीजों को किस तरीके से बेंचमार्क होना चाहिए, मतलब किस चीज से क्वालिटी किस लेवल तक होनी चाहिए, उसके बेंचमार्क यहाँ पे डिसाइड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जानते हैं कि जो डब्ल्यूएचओ है ना, वो हर साल एक ऐसे लिस्ट रिलीज करता है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आपको याद होगा आईसीडी, और आईसीडी का जो 11th पार्ट है उसको रिसेंटली 2021 के अंदर उसको लॉन्च किया गया था। आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात भी की थी। ऑलराइट, देखिए, जिस तरीके से इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को रिलीज किया जाता है ना, सिमिलरली एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक ऐसा ही सिमिलर एक रिजल्ट बनाना होगा जिसे हम सेकंड मॉड्यूल कहेंगे। दिस पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है उसे हम फर्स्ट मॉड्यूल कहते हैं, बिकॉज ये सबके सब मॉडर्न डिजीज के बारे में बात करता है। सिमिलरली कौन से ऐसे डिजीज हैं जिसको ट्रेडिशनल मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, उस चीज का एक लिस्ट बना करके डब्ल्यूएचओ हर साल रिलीज करेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेकंड मॉड्यूल ऑफ डिजीज, ठीक है? उसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का सेकंड मॉड्यूल बोलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, और भी बहुत सारे जो चैलेंजेस राइट नाउ जो ग्लोबल लेवल पे हैं, जो कि वर्ल्ड के अंदर है, उसको किस तरीके से हम ट्रेडिशनल मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, इन सब चीजों को फोकस करना है। इन सब चीजों को ठीक करने का जो मेन काम है वो डब्ल्यूएचओ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है दोनों साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं सर्न के बारे में, और सर्न जो एक टाइप का यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, वो किस तरीके से काम करता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है उसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्न देखिए, सर्न जो है ना, ये एक टाइप का यूरोपियन वर्ड है, तो आप इसका एग्जैक्ट जो इसका फुल फॉर्म है उसको मत ढूंढिएगा, बिकॉज सर्न का कोई फुल फॉर्म डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसका एक्चुअली फुल फॉर्म है दैट इज वो मतलब यही है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मतलब न्यूक्लियर रिसर्च। आप उसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इस तरीके से काम करता है। ऑलराइट, इसका मेन एम ये है कि इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह हैं जो कि राइट नाउ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स को ढूंढने में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई थी, जो हमारा यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम मतलब व्हाट वाज द रियल मैटर, वो एक्चुअल वो मैटर कौन सा था जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, उस चीज को ढूंढने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा, आपने 2012-2013 के अंदर एक न्यूज सुनी होगी गॉड पार्टिकल की, राइट? गॉड पार्टिकल को जो ढूंढने निकले हुए हैं ना, देखिए उसके बारे में बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, बट आप शॉर्ट में समझिए, गॉड पार्टिकल को जो हम ढूंढ रहे हैं उसका मेन एम यही है, मतलब जो लार्जर पिक्चर वो यही है कि हम एक्चुअली फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स को ढूंढ रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा यूनिवर्स का उत्पत्ति हुआ था, या फिर जो हमारा यूनिवर्स है किस चीज से बना है उस चीज को हम ढूंढ रहे हैं। उसी की कोशिश में लगातार हम 2012 के अंदर गॉड पार्टिकल तक पहुंचे थे। ऑलराइट, तो हम हल्के से पहले बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद हम वहां तक पहुंचेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, सर्न को 1954 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर राइट नाउ टोटल 23 मेंबर स्टेट्स है। अब आपको ध्यान रखना है 23 में से टोटल 22 मेंबर्स जो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो यूरोपियन कंट्रीज के हैं, मतलब यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज साथ में मिलकर सर्न को चलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इजराइल इज द ओनली ऐसा कंट्री जो कि नॉन यूरोपियन नेशन है। आपको याद होगा, हमने आज के एडिटोरियल के अंदर इजराइल के बारे में बात भी की है, और आपको याद होगा इजराइल ऐसा नहीं है कि वो यूरोपियन कंट्री नहीं है, इजराइल हाफ यूरोपियन है। इजराइल एक ऐसे कंट्री जो कि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई आप ऐसा नहीं कह सकते कि यूरोप मतलब पूरी तरीके से यूरोप से बाहर है। इजराइल एक ऐसे कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर है। तो टेक्निकली 22 मेंबर्स तो पूरी तरीके से मतलब यूरोप के अंदर है, और इजराइल भी कहने का यूरोप के अंदर ही प्रेजेंट है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है सर्न का, यानी कि डायरेक्ट मेंबर नहीं है, बट एक टाइप का एसोसिएट मेंबर है। और अगर आप यूएसए की बात करेंगे, यूएसए एसोसिएट मेंबर भी नहीं है, उसको सिर्फ एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, मतलब वो आ सकता है, मीटिंग को अटेंड कर सकता है, बट कोई वोटिंग वगैरह नहीं कर सकता है, किसी भी टाइप के अपने इनपुट्स वगैरह नहीं दे सकता है, वो सिर्फ बैठ के सुन सकता है यूएसए, ठीक है? बट एक एसोसिएट मेंबर के पास ये पावर होती है कि वो बैठ करके एटलीस्ट वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सर्न का जो हेडक्वार्टर दैट इज इन जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। आपको याद होगा, स्विट्जरलैंड जो है यूरोप का एक कंट्री है। लेट मी ट्राई एंड शो यू दिस थिंग ऑन मैप कि एग्जैक्टली कहां प्रेजेंट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड कहां पर प्रेजेंट है। नाउ रशिया यूक्रेन, इसको हम हमेशा देखते आए हैं, तो हम उसी चीज को लेके चलते हैं कि एग्जैक्टली आपको मैप इजीली समझ आता है। देखिए, यूक्रेन के पार्टनर्स आप जानते हो, यूक्रेन के जो नेबर्स है आपको जानते हो, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा, ये सब उसके हैं, ठीक है? अगर आप हंगरी के हल्के से पास आएंगे तो हंगरी के पास में ऑस्ट्रिया हंगरी, आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया हंगरी, जो दोनों पहले एक सिंगल नेशन हुआ करते थे, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया हंगरी, और ऑस्ट्रिया के अगर आप बगल में देखेंगे दैट इज स्विट्जरलैंड, ठीक है? तो जो स्विट्जरलैंड है उसके आसपास देखिए, वी हैव फ्रांस, वी हैव जर्मनी, वी हैव ऑस्ट्रिया, वी हैव इटली, ये 4 नेशन है जो कि स्विट्जरलैंड को चारों तरफ से घेरते हैं। अब स्विट्जरलैंड के बिल्कुल अगर आप टिप पे देखेंगे, यानी कि फ्रांस के बिल्कुल लैंड के अंदर
मतलब फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बिल्कुल बॉर्डर पे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज जेनेवा। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड जो है एक बहुत ही न्यूट्रल कंट्री है। न्यूट्रल कंट्री है इसका मतलब है कि इसमें ना ही ये नेटो का मेंबर है, ना ही ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और किसी भी ऐसे थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। जो ये कंट्री यानी कि जो स्विट्जरलैंड है वो अपने आप को हमेशा इंडिपेंडेंट रखता है, एंड दैट इज वाई मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी ऐसे बॉडीज हैं जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, इन सब के हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं जेनेवा के अंदर ही प्रेजेंट है, यानी कि जो स्विट्जरलैंड है उसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस द वन क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूएस, किसी भी स्टेट पीसेस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है। देखिए स्विट्जरलैंड की जो सबसे फेमस सिटी है दैट इज जेनेवा, बट जेनेवा इसकी कैपिटल नहीं है, उसका कैपिटल है, उसका नाम है बर्न। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए आप ये देख सकते हैं दिस प्लेस जो आप देख रहे हैं दिस इज बर्न, और ये इसका कैपिटल है। ठीक है, जेनेवा इज नॉट द कैपिटल। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आई होप आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली इसका जो लोकेशन है वो कहां पर है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि जो सर्न है ना दैट इज एक्चुअली ऑफिशियल ऑब्जर्वर मेंबर टू यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन की जब भी कोई मीटिंग होगी तो सर्न उसके अंदर डायरेक्टली जाकर बैठ सकता है और उसकी बातचीत मतलब सुन सकता है, और उसके वगैरह में अपने वैल्यूएबल इनपुट्स वगैरह भी दे सकता है। ठीक है, तो सर्न के पास इतनी पावर्स हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। ऑलराइट, सो सर्न के कुछ फंक्शन वगैरह हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या काम करता है। देखिए सबसे पहला जो फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सर्न का है वो ये है कि उसको प्रोवाइड करना होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। देखिए पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होते हैं इसके डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बट आप सिंपल वर्ड्स में समझिए कि फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए जो हाई क्लास जितने भी चीजें चाहिए होती है, हाई क्लास जो मॉड्यूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, दोस थिंग आर कॉल्ड एज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। मतलब दोस इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बिना फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, उसे कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट है वो सबका सब प्रोवाइड कराना और खुद भी रिसर्च वगैरह करना, ये इस पर्टिकुलर चीज का मेन काम है। ठीक है, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसे प्रोवाइड करता है और इसके अलावा हाई एनर्जी फिजिक्स का रिसर्च वगैरह करता है ना, वो मतलब करना, उसके बारे में ढूंढना, फंडामेंटल जो कौन सा मतलब फंडामेंटल ऐसा यूनिट था जिसके कारण हमारा यूनिवर्स वगैरह फॉर्म हुआ है, उस चीज को ढूंढना इसका मेन काम है। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस सर्न जो है वो राइट नाउ वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब फिजिक्स की लैबोरेटरी प्रेजेंट है, जिसके अंदर जो पार्टिकल फिजिक्स है उसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टडीज होती हैं। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर स्टडी होने वाली वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट फिजिक्स की लैबोरेटरी है दैट इज एक्चुअली सर्न, जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रेजेंट है। उसका हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट, देखिए जब 1954 के अंदर सर्न को बनाया गया था ना, उस टाइम उसका सिर्फ एक ही काम था। उसका काम ये था कि एटॉमिक का जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो एक एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को स्टडी करना। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जब इसने न्यूक्लियस को स्टडी करना स्टार्ट किया तो उसको पता चला कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट द सबसे छोटे मैटर्स, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन के अंदर भी दो पार्टिकल्स होते हैं। तो इन सब चीजों को जो ढूंढने वाला था ना दैट इज एक्चुअली यही सर्न ही था, जो कि मतलब जिसने ये सब चीजें ढूंढी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हायर एनर्जी के फिजिक्स वगैरह होते हैं, इन सब चीजों को ढूंढना, ये सब इसके ऊपर स्टडी करना, इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब का सब सर्न का मेन काम है, ये सब सर्न का मेन फंक्शन है, और इसी चीज को लगातार वो करता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन कौन से फैसिलिटीज सर्न के पास में राइट नाउ प्रेजेंट है। देखिए एक चीज आपको समझना है, राइट नाउ फिजिक्स की कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह पूरे वर्ल्ड में होंगी ना, तो उसका जो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट होता है वो सर्न के ऊपर ही होता है, सर्न के अंदर ही होता है, बिकॉज सर्न एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मशीन, एवरी सिंगल इक्विपमेंट जो है वो हर एक चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस जितना भी इसका डेटा स्टोर होता है वो एक ऐसी जगह पे स्टोर होता है जहां पर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटिंग फैसिलिटीज प्रेजेंट है, यानी कि सर्न के पास इतना सारा डेटा प्रेजेंट है जिसको स्टोर करने के लिए एक बहुत ही लार्ज कंप्यूटिंग फैसिलिटी चाहिए, और वो चीज सर्न के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप 2016 की बात करेंगे, 2016 में वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा जो स्टोर किया था सर्न ने दैट वाज 49 पेटाबाइट्स। देखिए हम जो जानते हैं केबी जानते हैं, हम एमबी जानते हैं, हम जीबी जानते हैं, राइट, आप इतना जानते होंगे, राइट, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है, मैं आपको शो करता हूं कि एक्जैक्टली क्या है। देखिए केबी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। केबी देखिए आप केबी को दो वर्ड्स में देख सकते हैं, जितने भी हम बाइट्स देखते हैं ना, बाइट्स होता है वो दो चीजों से वो दो चीजें सिग्निफाई करता है। फर्स्ट चीज जो सिग्निफाई करता है दैट इज साइज, एंड सेकंड चीज जो सिग्निफाई करता है स्पीड। जब भी आप इंटरनेट के सेंस में इसको देखते हैं तो दैट सिग्निफाइज स्पीड, मतलब स्पीड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर वो कितना किलोबाइट्स को प्रोसेस कर सकता है, उसे कहते हैं स्पीड। और साइज का मतलब ये है कि कितना डेटा वो स्टोर कर सकता है। तो अगर आप देखते होंगे कि आपके लैपटॉप का साइज क्या है, तो दैट इज एन एक्चुअली जीबी। ठीक है, जीबी एमबी इन सब चीजों में साइज होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज जो यानी कि जो बाइट्स होती है वो साइज और स्पीड दोनों को ही शो करती है। ऑलराइट, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका नाम है तो होता है केबी यानी कि किलोबाइट्स। उसके बाद वी हैव एमबी यानी कि मेगाबाइट्स, देन कम्स जीबी यानी कि गीगाबाइट्स। देखिए दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि हम यूज करते हैं, बट अगर आपको पता होगा तो इसके बड़ी चीजें मतलब इससे ज्यादा भी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। जीबी के बाद आता है टीबी। नाउ टीबी आपने सुना होगा, देयर आर सम पेन ड्राइव्स, देन देयर आर सम हार्ड ड्राइव्स, ये सब चीजें जो होती हैं 1 टीबी की होती हैं। अगर आपका लैपटॉप है तो नॉर्मली 1 टीबी का होगा, 2 टीबी का होगा, राइट, तो उसे कहते हैं टीबी यानी कि जीबी के बाद आता है टीबी। सिमिलरली टेराबाइट्स के बाद आता है पेटाबाइट्स यानी कि पीबी। इसी पर्टिकुलर पेटाबाइट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। देखिए अगर आप देखेंगे तो 49 जो पेटाबाइट्स हैं वो इतना डेटा मतलब उन्होंने स्टोर किया था। अगर आप 1 पेटाबाइट की बात करेंगे, 1 पेटाबाइट का यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होती है जो ऑलमोस्ट 1000 टीबी के बराबर होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मतलब डेटा कितना ज्यादा होगा। वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, आपको बस ये चीजें देखिए, ये वाला जो सीक्वेंस है आपको मालूम होना चाहिए। देखिए नॉट जस्ट फॉर द इंटरव्यू, नॉट जस्ट फॉर द मेंस, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए भी चीजें मालूम होनी चाहिए।
बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं, आपकी यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर या फिर किसी और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर आप इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है। देखिए यूपीएससी के अंदर इसका ऑर्डर नॉर्मल केसेस में नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल वी शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। सो केबी, एमबी, जीबी, टीबी यहां तक जानते हैं। उसके बाद है पीबी यानी कि पेटाबाइट्स, देन कम्स एक्साबाइट्स, देन कम्स जेटाबाइट्स एंड देन कम्स योटाबाइट्स। आपको बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे वाई से पहले जेड नहीं आता है, यहाँ पर पहले जेड आता है उसके बाद वाई आता है, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था हमारा ये वाला चीज कि एग्जैक्टली डेटा को किस तरीके से स्टोर या फिर डेटा का जो वैल्यू होता है किस तरीके से मूव करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए ये जो लैबोरेटरी है ना, वहां पर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क भी प्रेजेंट है, यानी कि वैन नेटवर्क जो प्रेजेंट है वही है, ठीक है। वैन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं। अगर आपके पास घर में वाईफाई है या फिर अगर आप किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, अगर आपको वाईफाई हो तो आप उस वाईफाई को देखिएगा, दैट पर्टिकुलर वाईफाई के ऊपर अगर आप देखिएगा तो आपको दो वर्ड्स मिलेंगे लिखे हुए। फर्स्ट इज कॉल्ड एज लैन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज वैन, ठीक है। तो लैन जो होता है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन आप सिंपल वर्ड्स में देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझना है तो आप इसको एक इंटरनेट का स्पीड समझ सकते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इंटरनेट जो प्रेजेंट है ना, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर लैब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप लैब के कहीं बाहर भी प्रेजेंट है ना, अगर आप लैब के कहीं बाहर भी हैं तो भी आप बहुत ही फास्ट स्पीड पे लैब की सारी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। ये मतलब इस टाइप की फैसिलिटीज वगैरह सर्न यहाँ पे प्रोवाइड करता है। देखिए आई होप मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा पा रहा हूँ कि एक्जैक्टली लैन और वैन क्या है। लैन का बेसिकली मतलब ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पर एक पर्टिकुलर लोकली आपको इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप वाईफाई वगैरह लेंगे तो आपका लैन पे चलता है, बट अगर आप किसी गूगल का मतलब वाईफाई यूज करेंगे, जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं अगर वहां पे यूज करेंगे तो वहां पे लैन काम नहीं करता, वहां पे वैन काम करता है। बिकॉज वहां पे वाइड एरिया नेटवर्क होता है, बिकॉज पूरे के पूरे इंडिया को गूगल जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लोकल एरिया नहीं होता है, वो वाइड एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 1989 के अंदर देयर वर टू साइंटिस्ट जिन्होंने साथ में मिलकर सर्न के अंदर ही www को लॉन्च किया था। ये आपने सुना है www के बारे में? जब किसी भी चीज को अगर आप रिसर्च करते हैं तो यू हैव टू टाइप दिस थिंग, राइट। जैसे अगर आपको सर्च करना है कि यूपीएससी का अगर आप साइट खोलना चाहते हैं, यू हैव टू टाइप www.upsc, ठीक है, .com, ठीक है। तो ये .com है, दैट इज ए टाइप का इसका मतलब डोमेन का नेम होता है। www है ये इसका वर्ल्ड वाइड वेब इसका सर्चिंग साइट होता है बेसिकली, जो एक्चुअली हेल्प करता है, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर पहुंचने पे। तो इस तरीके से आप देखेंगे सर्न का जो अभी स्टैब्लिशमेंट है और सर्न की जो मतलब इंपॉर्टेंस है राइट नाउ हमारी फिजिक्स के लिए, हमारे साइंस के लिए वो बहुत ही ज्यादा मतलब वास्ट रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्न के अंदर जो वन ऑफ द लार्जेस्ट चीजें प्रेजेंट है दैट इज LHC, उसे कहते हैं लार्ज हैड्रन कोलाइडर। देखिए अगर आप LHC के बारे में बात करेंगे, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर है। एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर का सिंपल वर्ड से मतलब समझिए जहां पर दो डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड कराया जाता है। किस तरीके से कराते हैं मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, जब मैं आपको गॉड पार्टिकल के बारे में समझाऊंगा, बट उससे पहले आप बस इतना समझिए कि यहां पर डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड कराते हैं, ठीक है। अब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर्स है जो कि सर्न के अंदर प्रेजेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज पार्टिकल एक्सेलरेटर। और ये भी खुद में यानी कि LHC जो होता है वो खुद के अंदर ही एक टाइप का पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि सर्न के अंदर प्रेजेंट है। ये ग्राउंड के ऑलमोस्ट 100 मीटर नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके आसपास 27 किलोमीटर का ये बहुत ही लंबा एक टाइप का सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट से बना हुआ एक टाइप का रिंग है, जो कि एक्चुअली डिफरेंट पार्टिकल्स वगैरह के ऊपर स्टडी करने में हेल्प करता है। इस प्रोजेक्ट को 2008 के अंदर स्टार्ट किया गया था। मैं आपको दिखाता हूं कि एक्जैक्टली LHC दिखता कैसे है। इस पर्टिकुलर चीज को देखिए, एक टाइप का मॉडल है, ठीक है, दिस इज नॉट द रियल वन। एक टाइप का मॉडल है जो कि अंदर की चीजों को शो करता है। सो ये 27 किलोमीटर लंबा है। इस तरीके से ये अंडरग्राउंड टनल यानी कि 100 फीट नीचे जो है ये एक्चुअली मूव करता रहता है लगातार। और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो भी रिक्वायर्ड होंगे उस तरीके के मशीन्स वगैरह इसके अंदर लगाए गए हैं। Now, अगर आप इसको देखेंगे दिस इज द रियल वन, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर ये सारे के सारे पाइप्स वगैरह मतलब देख रहे हैं जिस तरीके का पाइप है ना, ये सब के सब आके एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं और यहीं पे सारे के सारे रिसर्च वगैरह किए जाते हैं। नो दिस वाज द प्लेस जहां पे गॉड पार्टिकल को भी ढूंढा गया था, ठीक है। गॉड पार्टिकल क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको ये सब चीजें समझा दी कि एक्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। 2012 के अंदर क्या होता है, जब ये लोग ढूंढ रहे थे तो उनको एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया। नाउ 2013 के अंदर जब उन्होंने इसको ढूंढना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने इसको कंफर्म करना स्टार्ट किया, तो 2013 के अंदर ये चीज कंफर्म हो गया कि दैट दिस इज द न्यू पार्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस पार्टिकल का जिन्होंने नाम रखा वो दो डिफरेंट साइंटिस्ट के ऊपर रखा, एक का नाम है हिग्स और एक का नाम है बोसोन, ठीक है। हिग्स बोसोन ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस पर्टिकुलर पार्टिकल को ढूंढना स्टार्ट किया था। और फाइनली 2013 में जाकर जब चीज मिलता है तो ऑल इन दोनों की यहाँ पर डेथ हो चुकी थी, बट इसके बावजूद दोनों को यहाँ पर रिमेंबरेंस देने के लिए एक टाइप की मतलब इन दोनों के काम को अचीवमेंट को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, उन्हें मतलब नाम देने के लिए इसका नाम हिग्स बोसोन पार्टिकल रख दिया गया, जिससे हम शॉर्ट में गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस गॉड पार्टिकल? गॉड पार्टिकल को सिंपल वर्ड्स में समझिए, गॉड पार्टिकल इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। सिंपल वर्ड्स में गॉड पार्टिकल
का नाम गॉड इसलिए पड़ा हुआ है बिकॉज माना जाता है कि दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का मतलब क्या है, ये हो सकता है कि ये वो पार्टिकल था जिससे हमारा यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको गॉड बोल रहे हैं। मतलब हो सकता है कि ये गॉड की तरह हो, यानी कि जो फर्स्ट पार्टिकल जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर आया था और इसी यूनिवर्स मतलब इस पर्टिकुलर पार्टिकल से चीजें मतलब बननी स्टार्ट हुई थी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पार्टिकल को प्रॉपर्ली मतलब इस पर्टिकुलर पार्टिकल को अगर हम प्रॉपर्ली स्टडी कर पाएंगे और इसके बारे में और चीजें इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इस चीज को मतलब हमें यूनिवर्स की स्टार्टिंग, यूनिवर्स के बिगिनिंग, यूनिवर्स किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ये सब चीजें समझने में काफी हेल्प मिल जाएगी। नाउ ये एक ऐसा छोटा सा मतलब डायग्राम है जो कि शो करने की कोशिश करता है कि एक्जैक्टली हिग्स बोसोन पार्टिकल या फिर गॉड पार्टिकल है क्या। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, अगर आपको ना भी समझ आए तो प्लीज मतलब वो मत होइएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट सिंपल वर्ड्स में समझिए। देखिए हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो मॉलिक्यूल जो होता है बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने होते हैं, राइट। अब एक एटम जो होता है उसके अंदर दो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, अगर आप न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज कॉल्ड एज प्रोटॉन्स एंड वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। तो देखिए न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो अंदर होते हैं, मतलब जो वो बाहर ऑर्बिट के अंदर होते हैं, बट जो न्यूट्रॉन जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है बीच में उसके अंदर एक प्रोटॉन्स होता है, एक न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स होते हैं जिसके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूट्रॉन जो होता है वो मतलब न्यूट्रल चार्ज होता है उसका, ठीक है, चार्ज का जीरो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके चार्जेस नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट, अब देखिए जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन के बारे हमें ये चीज तो डेफिनेटली मालूम थी कि जो प्रोटॉन्स है वो सबके सब पास में मतलब साथ में रहते हैं और वो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, बट हमें एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि जितने भी प्रोटॉन्स वगैरह हैं वो सबके सब साथ कैसे रह पाते हैं। मतलब देखिए हमें पता है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इन सब चीजों को साथ में कैसे, देखिए हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करता है, ठीक है, इसे टेक्निकली एक दूसरे से दूर भागना चाहिए था, तो क्यों एक्जैक्टली साथ साथ में बैठे रहते हैं, हमें इस चीज के बारे में मालूम नहीं थी। ऑलराइट, अब देखिए जब हमें प्रोटॉन वगैरह के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया तो सर ने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में और ज्यादा स्टडी करना स्टार्ट किया और तब मालूम चला कि एक्चुअली जो प्रोटॉन्स होते हैं वो खुद भी दो डिफरेंट पार्ट से मतलब वो होते हैं, ठीक है, बने हुए होते हैं। एक को बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है, और एक को बोलते हैं ग्लूऑन्स। बस आपको चीज सिंपली सुनिए इसको कहानी की तरह, इसे एक को बोलते हैं क्वार्क्स, एक को बोलते हैं ग्लूऑन्स। ये दोनों चीजें प्रोटॉन के अंदर बनी होती है, बट जब हम इस चीज को भी मतलब कंसिडर कर रहे थे क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स को, तब भी हमें एक्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि प्रोटॉन अभी भी साथ में कैसे मतलब एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में और ज्यादा स्टडी होनी स्टार्ट हुई। तो होना क्या स्टार्ट हुआ, जो आपने पीछे एलएचसी देखा ना, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, उस एलएचसी के अंदर क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स वगैरह को आपस में कोलाइड कराया गया, ठीक है। जब आपस में कोलाइड कराने लगे तो इस चीज को पता लगाने की कोशिश की एक्जैक्टली प्रोटॉन्स साथ में क्यों हैं। तो जब कोलाइड कराया तो उस पर्टिकुलर चीज की स्पीड ना बहुत ज्यादा स्लो कर दी, प्रोटॉन्स की स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया। जब स्लो किया गया तो मालूम चला कि क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के अलावा एक थर्ड पार्टिकल भी प्रेजेंट है, ठीक है, एक थर्ड पार्टिकल भी प्रेजेंट है जो कि प्रोटॉन्स के साथ में ही प्रेजेंट है, एंड दैट थर्ड पार्टिकल वाज कॉल्ड एज हिग्स बोसोन, ठीक है। आई होप आपको शॉर्ट में समझ आया, सिंपल वर्ड्स में समझ आया कि हिग्स बोसोन एक्जैक्टली है क्या। तो फिर से एक बात समझिए कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो प्रोटॉन के साथ में मूव कर रहे थे, यानी कि देखिए अभी तक हमें पता था कि प्रोटॉन के अंदर सिर्फ क्वार्क्स और ग्लूऑन्स ये दोनों प्रेजेंट है, बट हमें यहाँ पे हिग्स बोसोन के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो दिस पर्टिकुलर चीज यानी कि प्रोटॉन को जब यहाँ पे और ज्यादा स्लो कराया था एलएचसी के अंदर, और आपस में जब प्रोटॉन्स को मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर बम्बार्ड किया गया, जब एक दूसरे से मतलब टकराया गया, तो जब ये जो थर्ड पार्टिकल था ना वो भी यहाँ पर बाहर आना स्टार्ट हुआ, एंड यही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें हिग्स बोसोन कहते हैं। और हिग्स बोसोन के आसपास में आप देख सकते हैं ये एक टाइप का ऑरा, इसे एक टाइप का हिग्स फील्ड कहते हैं, ठीक है, हिग्स फील्ड होता है, और यही वो चीज होती है जो कि एक्चुअली प्रोटॉन्स वगैरह को सबको साथ में बाइंड करके रखती है। ये था हमारा सिंपल सा चीज जिससे हमने गॉड पार्टिकल को समझने की कोशिश की, सिंपल वर्ड्स में हिग्स बोसोन पार्टिकल को समझने की कोशिश की। तो आपने ये चीज समझ लिया कि हिग्स बोसोन पार्टिकल है और एक्जैक्टली किस तरीके से काम करते हैं। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग कि एक्जैक्टली सर्न न्यूज के अंदर क्यों है। देखिए सर्न न्यूज के अंदर इसलिए है बिकॉज रिसेंटली सर्न ने ये डिसाइड किया है कि वो जो रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेट किया है ना, उसके कारण सर्न ने ये बोला है कि अब हम रशिया के साथ किसी भी टाइप का कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। और सर्न देखिए रशिया राइट नाउ एक टाइप का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ उसको सर्न के अंदर, बट राइट नाउ इस चीज को नलिफाई कर दिया गया है, इस चीज को रोक दिया गया है। यहां तक कि अराउंड 8% ऑफ द जो सर्न के स्टाफ थे यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो सब रशिया के थे, उनको भी फिलहाल के लिए छुट्टी पे भेज दिया गया है, उनको भी अभी मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो पॉइंट इज कि रशिया को हर तरफ से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि इकोनॉमिकली उनको आइसोलेट किया गया है, पॉलिटिकली उनको मतलब आइसोलेट कर दिया गया, उनके बैंकिंग सिस्टम यानी कि फाइनेंशियली उनको पूरी तरीके से आइसोलेट किया गया है, और यहाँ पर अब साइंटिफिकली भी उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिपोर्केशंस जो कि रशिया के ऊपर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्श स्टेप जो कि उन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट लिए थे। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं नूर 2 सैटेलाइट के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो आप समझ गए कि नूर 2 सैटेलाइट है कौन सी कंट्री का, ये एक्चुअली मतलब ईरान का है। अब ईरान का क्या है, ईरान का मिलिट्री सैटेलाइट है, ठीक है, आपको याद रखना है। ईरान का मिलिट्री सैटेलाइट है जिसको अर्थ के अराउंड 500 किलोमीटर ऊपर यानी कि ऑर्बिट के अंदर उसको रखा गया है, और ईरान का सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट है। नाम से पता चल रहा है ये नूर 2 है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, इससे पहले नूर 1 को भेजा होगा और उसके बाद अभी नूर 2 को भेजा है, ठीक है। तो नूर 2 सेकंड है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कौन सा था, नूर 1। ऑलराइट, देखा हमने अप्रैल 2020 के अंदर फर्स्ट नूर सैटेलाइट यानी कि नूर 1 जो है उसको लॉन्च किया गया था। और नूर का मतलब क्या होता है, नूर का मतलब एक लाइट होता है जिससे पर्शियन लैंग्वेज में नूर बोला जाता है।
ऑलराइट, अब कहां से इसको भेजा गया है? देखिए ईरान के आसपास में, मतलब ईरान का जो कंट्री है उसके अंदर अपना एक खुद का स्पेस पोर्ट है। स्पेस पोर्ट का बेसिकली सीधा सा मतलब है जहां पर स्पेसशिप्स या फिर सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया जाता है। तो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज शाहरूद। ठीक है, शाहरूद जो शाहरूद स्पेस पोर्ट आपको ध्यान रखना है ये ईरान के अंदर प्रेजेंट है, और जिस लॉन्चर का यूज किया गया दैट लॉन्चर इज कॉल्ड एज मैसेंजर लॉन्चर। ठीक है, लॉन्चर का मतलब क्या होता है? देखिए लॉन्चर का मतलब होता है ये जो मेन जो रॉकेट होता है ना, जो रॉकेट एक्चुअली एक सैटेलाइट को ऊपर लेके जाता है, दैट रॉकेट इज कॉल्ड एज लॉन्चर, और उसके बाद जो सैटेलाइट जो ऊपर जाती है उसे कहते हैं सैटेलाइट, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्जैक्टली ईरान कहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम जानते हैं यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, उसके जस्ट ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है। तो तुर्कमेनिस्तान के जस्ट नीचे अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबको टच करता हुआ देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एज ईरान। ठीक है, ये ईरान है। ईरान की आपको ये पता है ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं बंदर अब्बास पोर्ट, और यहाँ पर जो यहाँ पर पोर्ट है इसे कहते हैं यहाँ पे चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो बंदर अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट ये दोनों ईरान के अंदर प्रेजेंट है, जिसके साथ इंडिया डायरेक्टली डील करता है और इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ईरान के थ्रू होते हुए इंडिया जो सेंट्रल एशियन कंट्री के थ्रू भी जाना चाहता है, इसके लिए यहाँ पर इंडिया इसका एक हाईवे वगैरह भी बना रहा है। ठीक है, सो ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है राइट नाउ, जिसके अंदर इंडिया ने काफी सारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह किया हुआ है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स ट्राई टू सी कि एग्जैक्टली वर्ल्ड के कौन कौन से स्पेस पोर्ट्स हैं। देखिए बहुत सारे स्पेस पोर्ट्स हैं, हमें हर एक को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम लेट्स सी कि जो इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अंदर कौन सा देखते हैं, इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। आपको याद होगा इसके बारे में, इंडिया अपने जितने भी स्पेस के सैटेलाइट्स वगैरह होती है उसको यहीं से लॉन्च करता है। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग जो गगनयान जो प्लान कर रहे हैं, जो कि हमारा जो फर्स्ट मैन्ड मिशन जाने वाला है स्पेस के अंदर, वो भी यहीं से लॉन्च होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस जिस ईरान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ईरान यहाँ पर प्रेजेंट है। ईरान जो है ईरान के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड पर प्रेजेंट है, इसका नाम है शाहरूद। ठीक है, शाहरूद जो नाम है इसका वो यहीं पे प्रेजेंट है और यहीं से उसको लॉन्च किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यूएस को देखेंगे तो यहाँ पर कोडियाक है, केप कैनावरल है, वेलप्स है, मिड अटलांटिक है, तो बहुत सारे हैं, बट ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इंडिया और जो न्यूज के अंदर है वो चीजें मतलब मालूम है तो दैट इज मोर देन इनफ। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब देखिए एक चीज आप समझिए, आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर यूएसए ने राइट नाउ सैंक्शन लगाए हुए हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर थ्रेट। राइट, ईरान ने लगातार ये थ्रेट दिया है कि वो न्यूक्लियर मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर रहा है, उसके कारण उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं बाय यूएसए। अब ईरान और यूएसए को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है उसे क्या बोलते हैं, जेसीपीओए, यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसे सिंपल वर्ड में ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, जिसको 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था, बट 2019-2020 के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया और खुद को इसने बाहर निकाल दिया। उसके कारण ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है पूरी तरीके से फेल हो गया। नाउ ये चीज हम जानते हैं कि उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो है उसके कारण डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है। दैट इज वाई अपने देखिए न्यूक्लियर मतलब को डेवलप ना करने के कारण जो ईरान है वो अपने बहुत ज्यादा सैटेलाइट वगैरह को भी लॉन्च नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई अगर उन्होंने दूसरा अपना सैटेलाइट लॉन्च किया उसके लिए वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज देखिए हम एक चीज जानते हैं, राइट नाउ हर एक कंट्री जो कोशिश कर रही है वो खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है, किसी और कंट्री के ऊपर डेवलपमेंट मतलब डिपेंडेंट होना यहाँ पर सही नहीं है। आप छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं यूक्रेन का। यूक्रेन देखिए यहाँ पर नेटो के ऊपर डिपेंडेंट था कहीं ना कहीं। नेटो का मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेटो हेल्प करेगा अगर रशिया ने इसके ऊपर अटैक किया तो, बट हम जानते हैं रशिया यहाँ पर अटैक करके आप ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज हो चुके हैं, बट नेटो यहाँ पर अभी एक मतलब एक स्टेप भी उसने हेल्प नहीं किया अभी तक यूक्रेन का। नाउ दिस शोज कि अगर यूक्रेन अभी राइट नाउ खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होता तो शायद रशिया इसके ऊपर अटैक नहीं करती। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया को देखिए, इंडिया लगातार अपने जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर वगैरह उसको इंक्रीज कर रहा है, अपने मिलिट्री जो पावर है उसको इंक्रीज कर रहा है। दैट इज वाई राइट नाउ इंडिया को हर एक कंट्री इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं। बेट यूएसए देखिए, हमने रशिया के साथ सोचे, हमने रशिया के साथ इतने सारे डील कर रखी है, हमने रशिया से S-400 मिसाइल करता है, बट अभी तक उसके बावजूद यूएसए ने हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बिकॉज इंडिया अपनी पावर को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। सेकंड चीज, रशिया डिस्पाइट इतने सारे डिफरेंसेस, डिस्पाइट इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद यहाँ पर इंडिया रशिया का साथ नहीं छोड़ रहा है, और सिमिलरली रशिया इंडिया का साथ नहीं छोड़ रहा है। क्यों? बिकॉज रशिया को पता है कि इंडिया लगातार एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली चाइना को देखिए, चाइना यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद चाइना ने यहाँ पर एक बार भी किसी भी टाइप का मिलिट्री एग्रेशन शो नहीं किया है इंडिया के अगेंस्ट। क्यों? बिकॉज चाइना नोस कि इंडिया राइट नाउ मिलिटरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है धीरे धीरे, और स्पेशली जिस तरीके से वो लगातार डेवलप हो रहा है इंडिया, अगले कुछ मतलब अगले कुछ ईयर्स के अंदर में इंडिया देखना एक वेपन का एक बहुत बड़ा सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें शो करते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक कंट्री को अपने ऊपर डिपेंडेंट होना होगा। दैट इज वाई ईरान भी यहाँ पर खुद के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए ये चीज जो स्टेप अभी रिसेंटली लिया है उसने, यानी कि मिसाइल को लॉन्च किया, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। क्योंकि जो सैटेलाइट लॉन्च किया है बहुत ही हल्का सैटेलाइट है, यानी कि ये शो करता है कि इसके अंदर बहुत सारे मतलब बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स वगैरह नहीं है। ईरान यहाँ पर सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह को चेक कर रहा है कि क्या वो सही सैटेलाइट्स वगैरह को ऊपर भेज पा रहा है या फिर नहीं भेज पा रहा है। नाउ एक चीज हम जानते हैं कि यूएसए और ईरान के यहाँ पर बनते नहीं है। दैट इज वाई ईरान ने यहाँ पर किसी भी टाइप की डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर नूर 2 सैटेलाइट के लिए लॉन्च नहीं किए हैं कि एग्जैक्टली किस चीज को वो मतलब इस चीज के थ्रू टेस्ट करना चाहते हैं, फिर या फिर क्या मेन एम है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ अपने चीजों को वो क्लासिफाइड रखना चाहते हैं। दैट इज वाई दे हैव नॉट लीक्ड द डिटेल्स एंड ऑल।
ऑलराइट, नूर सैटेलाइट के बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नूर 1 यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, अभी रिसेंटली नूर 2 लॉन्च किया गया 2020 के अंदर, और वो ईरान की मिलिट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फर्स्ट जो नूर लॉन्च हुआ था उसको ईरान के सेंट्रल डेजर्ट के अंदर उसको लॉन्च किया गया था, और वो कासिद नाम के एक लॉन्चर के अंदर लॉन्च किया गया था। जो रिसेंटली जो नूर 2 है वो कौन सा उसके अंदर लॉन्च हुआ है, दैट वाज थ्रू मैसेंजर लॉन्चर, ठीक है। बट जो पहले हुआ था दैट वाज थ्रू कासिद लॉन्चर, और ये इंडिया का ये ईरान का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। इससे पहले जितने भी लॉन्च किए गए थे वो सब मिलिट्री सैटेलाइट नहीं थे। तो ये हमने देखा नूर सैटेलाइट के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परम गंगा के बारे में। परम गंगा क्या है, देखिए परम जो गंगा है उसको अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो एक टाइप का सुपर कंप्यूटर है, और इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मेड इन इंडिया है, यानी कि इंडिया ने इसको खुद बनाया है, ठीक है। और एक टाइप का सुपर कंप्यूटर है जिसे आप सिंपल वर्ड्स में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। पेटा स्केल क्या है उसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसका सिंपल सा मतलब एक टाइप का स्पीड है, जिस तरीके से हमने पीछे देखा था केबी, एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, उसके बाद आता है पीबी, यानी कि मतलब पेटा स्केल, यानी कि उस टाइम पेटाबाइट्स था, सिमिलरली पेटा स्केल है, ठीक है। तो एक टाइप का सुपर कंप्यूटर, इसकी स्पीड जो है पेटा स्केल के आसपास में है, और ये आईआईटी मतलब जो रुड़की है जो कि उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है उसने इसको बनाया है, ठीक है। और बनाया किस के अंदर गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन नाम का एक टाइप का मिशन, यानी कि एक स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इस चीज को बनाया गया। इस पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड जो है दैट इज अराउंड 1.66 पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स देखिए, फ्लॉप जो होता है ना, फ्लॉप एक टाइप का मेजरिंग यूनिट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर वो कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर सकता है उस चीज को मेजर करता है। ये बेसिकली टाइप की स्पीड है। सिंपल वर्ड्स में समझिए कि कंप्यूटर कितने स्पीड के अंदर फास्ट, कितने स्पीड से मूव करेगा, कितने स्पीड से फास्ट काम करेगा, दैट थिंग इज कॉल्ड एज फ्लॉप्स, ठीक है। तो पेटाफ्लॉप जो है वो बहुत ही हाई स्पीड होता है, ऑब्वियसली इसीलिए इसको सुपर कंप्यूटर बोला जा रहा है। अब ऑल इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको बनाया गया है, बट इसको बनाया किसने, दैट हैज बीन मेड बाय सीडैक, यानी कि जो हमारी बॉडी है, जो कंप्यूटर मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नाम की जो बॉडी है उसने इसको बनाया है, और इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको बनाया गया। नाउ इसका सबसे कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग दोनों इसके इंडिया के अंदर की गई है, दैट इज व्हाई ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। यहां तक इसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो सब भी इंडिया के अंदर से ही बनाए गए हैं, और उसके सॉफ्टवेयर को भी सीडैक ने ही बनाया है, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसको बनाया है। नाउ जिस पर्टिकुलर मिशन के अंदर इसको बनाया है उसका नाम क्या है, नेशनल सुपर कंडक्टिंग मिशन, यानी कि एनएसएम। एनएसएम के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। देखिए, नेशनल सुपर कंडक्टिंग है, कंप्यूटर का मतलब है क्या, सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रिलेटेड है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है इसके अंदर दो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, कौन कौन सी, पहला होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियसली बात है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। सेकंड चीज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है चीज, इसलिए दोनों ही जो मिनिस्ट्री है वो सब साथ में आकर यहाँ पर काम करती है और इस चीज को बनाने की कोशिश करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने आपको देखा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नाम की जो बॉडी है उसने इसको इंप्लीमेंट किया है, और इसको राइट नाउ सीडैक को देखिए, सीडैक इसको रखा कहां गया है, आईआईटी रुड़की के अंदर, बट इसको बनाने के अंदर सीडैक की जो हेल्प की थी दैट वाज आल्सो डन बाय आईआईएससी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर नाम की जो बॉडी है उसने भी इसको बनाने में हेल्प की थी। नाउ आईआईएससी बैंगलोर ने जो मतलब इसको बनाने में हेल्प की थी, उसका मेन बेसिकली काम क्या था, देखिए अगर आप सीडैक और आईआईएससी बैंगलोर दोनों को समझेंगे तो उसका मेन काम ये था कि उसको डिजाइन करना है, डेवलप करना है और उसको कमीशन करना था कि ये पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है वो वर्किंग मतलब कंडीशन में आ जाए, और जो भी इसका काम वगैरह, जो भी इसका मेन एम वगैरह है वो सब काम वगैरह ये कर सके। अब इसका गोल क्या है, गोल देखते हैं। गोल ये है, जो सीडैक है यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और जो सीडैक है, इन दोनों का गोल क्या है, गोल ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर्स वगैरह बनाते रहने, ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसके थ्रू इंडिया अपने किसी भी नीड्स के लिए किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। इसलिए इसको हर चीज को इंडिजीनियस बनाना है। इसके चार मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सेकंड इज एप्लीकेशंस बनाने के सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना है, थर्ड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ इज एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब साइंटिस्ट वगैरह को प्रॉपर्ली ट्रेन वगैरह करना है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर इस चीज का मेन काम है नेशनल सुपर कंडक्टिंग मिशन के अंदर, और ये चारों चीजों को एक साथ यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम सुपर कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नाम से देखिए मालूम चल रहा है ये नॉर्मल कंप्यूटर्स है बट ये सुपर है। इसका मतलब क्या, स्पीड इनकी बहुत ही फास्ट है, इसका मतलब ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड बहुत ही हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स वगैरह ये होते हैं जो कि किसी भी टाइप के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस को बहुत ही हाई स्पीड कंप्यूटेशन की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको अगर आपको स्पीड को मेजर करना है दैट कैन बी डन थ्रू फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लॉप्स नाम की इसका मेजरिंग यूनिट होता है, जिससे फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड इसे बोलते हैं, इसी पर्टिकुलर यूनिट के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखेंगे कि एक फ्लॉप का मतलब क्या होता है, एक फ्लॉप का मतलब यहाँ पर होता है स्पीड ऑफ 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, मतलब इस पर्टिकुलर टाइप का स्पीड ये अचीव कर सकता है पर्टिकुलर कंप्यूटर, यानी कि बहुत ही ज्यादा फास्ट, किसी भी कैलकुलेशन वगैरह को बहुत ही फास्ट ही कर सकता है। अब ये चीज हमें हेल्प कर सकती है, हमारे साइंटिस्ट वगैरह उसको बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, बहुत सारे जो डिसिप्लिन है उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करने में ये सब हेल्प कर सकता है, ताकि हमें जो भी एक कोई चीज नया रिसर्च करना है उसको करने में हमारा जो टाइम है ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं BBIN के बारे में।
बीबीआई बेसिकली टाइप का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। कौन कौन सी कंट्री के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो है यहाँ पर देखिए। तो अगर आप यहाँ पर बीबीआई को ब्रेक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया इसका डायरेक्ट मेंबर है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल यानी कि चारों इसके जो मतलब जो भी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं यानी कि जो इसकी पड़ोसी देश हैं, सबके सब इसके मेंबर्स हैं और चारों ही कंट्री ने यहाँ पर साइन कर दिया। 2015 के अंदर इसको साइन कर दिया गया था एट अ प्लेस कॉल्ड भूटान। भूटान के अंदर जो कैपिटल है उसका थिम्पू, वहां पर इसको मतलब ऑलरेडी इसको साइन किया जा चुका है, बट अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है बिकॉज इसको अभी चारों कंट्री ने रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनिंग एंड रेटिफाइंग? साइनिंग का मतलब होता है वहां पर गए, वहां पर जाकर अपने अपने सिग्नेचर दे दिया, मतलब आपने यहाँ पर विलिंगनेस शो कर दिया, आपने ये बोल दिया कि हाँ आप इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को मतलब करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। बट रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने अपने कंट्री के अंदर उस चीज के लिए, उस चीज को फॉलो करने के लिए अपना अपना एक लॉ बना लिया। जब आप उस चीज को लॉ बना लेंगे उसके बाद आपको फिर से एक बार साइन करना होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज रेटिफिकेशन। मतलब अब आप रेडी हो पूरी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। जो पहला जो साइनिंग होती है उसका मतलब होता है कि आपने हाँ आप इस चीज से सहमत हो, आप इस चीज को करोगे फ्यूचर में। बट जब रेटिफिकेशन होता है इसका मतलब होता है कि आप इसको इंप्लीमेंट करने को रेडी हो। ठीक है, सो राइट नाउ भूटान को छोड़ करके बाकी तीनों ही कंट्री यानी कि बांग्लादेश, भूटान सॉरी बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इन तीनों कंट्री ने इसको रेटिफाई भी कर दिया। मतलब तीनों कंट्री ने अपने अपने कंट्री के अंदर अपना अपना लॉ बना दिया है, बट भूटान ने अभी तक इसके अगेंस्ट लॉ नहीं बनाया है। दैट इज व्हाई ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब देखिए अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाता है तो चारों कंट्री को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, जहां पर चारों ही कंट्री एक दूसरे की कंट्री के अंदर किसी भी टाइप के व्हीकल वगैरह को लेके आ सकते हैं। नाम से समझिए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। मोटर व्हीकल का मतलब होता है किसी भी टाइप की गाड़ी, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, किसी भी टाइप की गाड़ी को आप लेके मूव कर सकते हो और दो चीजों के लिए मूव कर सकते हो। पहला तो पैसेंजर्स के लिए यानी कि लोग अगर चाहे तो भूटान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल से आपस में एक दूसरे कंट्री के अंदर जा सकते हैं और सिमिलरली कोई सामान वगैरह है तो सामान वगैरह को भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट्स वगैरह करने में, इंपोर्ट वगैरह करने में काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी व्हीकल जो इस चीज के अंदर रजिस्टर्ड होगा उसको सिंपल एक टाइप का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक परमिट लेना होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक परमिट लेकर डायरेक्टली वो किसी भी मतलब कंट्री के अंदर घुस सकता है। उसको फिर उसके बाद कस्टम वगैरह क्लियरेंस कराने की जरूरत नहीं होगी। नाउ देखिए अभी तक जब भी किसी दो कंट्री के बीच में जब एग्रीमेंट वगैरह होता है तो किस तरीके से होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। जैसे सपोज कि इंडिया और बांग्लादेश है, ठीक है, तो जैसे सपोज इंडिया का एक ट्रक है। अब इंडिया का ट्रक जो है वो आगे जा रहा है और वो बहुत सारा सामान वगैरह लेके जा रहा है और इसके अंदर बहुत सारी गुड्स वगैरह है। जब ये जाता है तो मान लीजिए कि ये बॉर्डर है जो कि इस तरफ इंडिया है, इस तरफ बांग्लादेश है। जब यहाँ पर जाता है तो क्या होता है, इंडिया का जो बॉर्डर है मतलब ट्रक यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और अपने सारे के सारे सामान को यहाँ पर दूसरा ट्रक होगा जो कि बांग्लादेश का ट्रक होगा, ठीक है, और बांग्लादेश के ट्रक के अंदर सारा सामान वहाँ पर लोड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो बांग्लादेश का ट्रक है वो ऑटोमेटिकली आगे जाकर मूव करता है और वो जाकर सामान जहां पर पहुंचाना होता है वहां जाकर पहुंचा देता है। तो इस तरीके से हमारा भी राइट नाउ ट्रेड चल रहा है। बट अगर हमने ये बीबीआई एग्रीमेंट को पूरी तरीके से साइन कर लिया और उसको रेटिफाई कर लिया तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होगी, जहां पर एक कंट्री के ट्रक के सामान को दूसरे कंट्री के ट्रक के ऊपर ट्रांसफर करने की या फिर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली किसी भी कंट्री का जो व्हीकल है, इंडिया का व्हीकल डायरेक्टली उस कंट्री के अंदर जा सकता है और अपने सामान को वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बीच में जो टाइम वेस्ट होता है सारा सामान लोड करने में, अनलोड करने में, ये सब चीजें पूरी तरीके से हट जाएंगी। अब देखिए जो भी कार्गो व्हीकल्स वगैरह होंगे, जो भी व्हीकल्स जिसको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा एक कंट्री से सेकंड कंट्री में जाने के लिए, हर एक व्हीकल को अपने मतलब व्हीकल के ऊपर एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सील लगाना होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक सील होगा ना उसके अंदर एक टाइप का जीपीएस होगा और वो जीपीएस टाइप का क्या होता है, एक टाइप का ट्रैकिंग डिवाइस होता है। तो बेसिकली क्या होगा, वो जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो लगातार जो भी ओनर है उस पर्टिकुलर व्हीकल का उसको लगातार शो करता रहेगा कि एक्जैक्टली हमारी व्हीकल कहां तक पहुंच गई है। और सेकंड चीज, ये जो व्हीकल है ना वो लगातार मतलब ये जीपीएस इतना स्मार्ट जीपीएस होगा कि किसी भी टाइप उस पर्टिकुलर कंटेनर का अगर डोर ओपन होगा, मतलब जैसे आपकी जो मतलब गाड़ी है, जो आपका ट्रक है, बेसिकली उस ट्रक का अगर आपका डोर यहाँ पर ओपन होगा ना तो ऑटोमेटिकली जो आपका रेगुलेटर यानी जो ओनर है उसके पास एक टाइप का अलर्ट चला जाएगा, एक टाइप का मैसेज चला जाएगा और उसको मालूम चलेगा कि एक्जैक्टली डोर ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी टाइप का यहाँ पर जो बीच में मतलब कोई सामान का हेरा फेरी या फिर अदला बदली ये चीजें नहीं हो सकती है, बिकॉज किसी भी टाइम अगर एक बार भी डोर ओपन हुआ तो डायरेक्टली मैसेज जाएगा उस पर्टिकुलर ओनर के पास और ओनर को मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, और वो डायरेक्टली उसको चेक करने को बोल सकता है। ऑलराइट, तो ये एक टाइप का स्मार्ट जीपीएस लगाने की कोशिश की गई है। तो इसके थ्रू क्या होगा, अगर ये सब चीजें फॉलो होंगी तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑलरेडी कस्टम क्लियरेंस होगा तो आपको दोबारा यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस कराने की जरूरत नहीं होगी। मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा यहाँ पर। मतलब एक चीज को अगर आपको मतलब एक जगह सेकंड जगह ले जाने में अगर 12 घंटे लगते हैं तो सेम चीज अगर आप देखिए, अगर आपका 6 घंटे का जर्नी है प्लस 6 घंटे आपको बाकी सब चीजों में लगते हैं, यहाँ पर सामान अनलोड करने में, कस्टम क्लियरेंस करने में, तो आपका जो 6 घंटे एक्स्ट्रा है वो सब आपको बचाएगा और आप बहुत जल्दी अपने सामान वगैरह को वहां तक पहुंचा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेटिफिकेशन स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। देखिए जैसे ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट चारों ही कंट्रीज रेटिफाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन फोर्स आ जाएगा। इसको राइट नाउ बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल तीनों ने रेटिफाई कर भी दिया है, बट भूटान ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। यहां तक कि 2016 के अंदर भूटान का जो पार्लियामेंट था उसको उसने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल भूटान की दो डिमांड्स है। भूटान सबसे पहला चाहता है कि उसकी कंट्री के अंदर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स आएंगे वो बहुत कम होने चाहिए। क्यों, बिकॉज वो चाहता
चाहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एनवायरमेंट को डैमेज बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्वियस बात तो वहाँ का एयर वगैरह जो होगा वो सब पॉल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो भूटान नहीं चाहता है कि उसकी कंट्रीज के अंदर जो एयर है वो लगातार पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाए, वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो जाए, उसके कारण पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज तो ये। और सेकंड चीज, जो भूटान के जो अपने लोकल ट्रकर्स हैं, यानी कि जो ट्रक वाले हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक ट्रक वाले हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज के कारण भी भूटान जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को मानने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि जो हमारे खुद के जो डोमेस्टिक लोग मतलब वाले लोग हैं वो लोग इस पर्टिकुलर सामान को एक जगह से सेकंड जगह पर पहुंचाएं, ताकि उनको भी यहाँ पर फायदा हो। अब देखिए एक चीज समझिए, भूटान और इंडिया ने आपस में एक ऑलरेडी बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसका मतलब है भूटान और इंडिया को एक दूसरे कंट्री के अंदर जाने के लिए किसी भी टाइप की परमिशन की जरूरत नहीं है। सो अगर आप भूटान को देखेंगे, भूटान अगर इस चीज को साइन नहीं कर रहा है तो उसका घाटा किसको हो रहा है? क्या इंडिया को घाटा हो रहा है? नहीं, इंडिया को घाटा नहीं हो रहा है, बिकॉज इंडिया और भूटान का तो ऑलरेडी टाइप का एग्रीमेंट सेट है। तो अगर ये पर्टिकुलर BBIN साइन नहीं भी होता है तो इंडिया और भूटान के बीच में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दोनों के बीच में एक अलग एग्रीमेंट ऑलरेडी साइंड है। बट ये चीज नेपाल और बांग्लादेश को यहाँ पर काफी ज्यादा, बिकॉज उन दोनों कंट्री को अगर कोई भी सामान भूटान के अंदर लेके जाना होगा तो उनको फिर से वही कस्टम क्लियरेंस कराना होगा, ठीक है, बहुत सारा सामान वगैरह को लोड अनलोड कराना होगा। तो वो सब चीजों से हटने के लिए नेपाल और बांग्लादेश चाहते हैं कि भूटान भी जल्दी से इस चीज को रेटिफाई कर दे, बट भूटान ने ऑब्वियसली अपने जो भी कंडीशंस वगैरह उसको सामने रखा हुआ है। तो रिसेंटली टाइप का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है 8 मार्च, यानी कि 3 दिन पहले ये चीज साइन हुआ है, जहां पे इंडिया, बांग्लादेश और जो नेपाल है, तीनों साथ में आए। उन्होंने बोला कि राइट नाउ भूटान को रहने देते हैं, अगर भूटान साइन नहीं करना चाहता है तो तीनों कंट्री हम साथ में मिलकर इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि न्यू दिल्ली इंडिया, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम BBIN का जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का जो मीटिंग होगा उस टाइम इस चीज को फाइनलाइज करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे और इस चीज को हम पूरी तरीके से फाइनलाइज कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कौन कौन से स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे, कौन कौन से टाइमलाइंस, मतलब कितने साल के लिए चीज होने वाला है, हर एक चीज को हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे और इसको फाइनलाइज कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज समझिए, इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और BBIN को अगर पूरी तरीके से चलना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पता होना चाहिए हर एक कंट्री को। मतलब क्या है, अगर किसी भी टाइप का टेक्नोलॉजी चाहिए इंडिया को, बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को, तो ये सब टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा? दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, और जो भी नॉलेज सपोर्ट वगैरह चाहिए वो सब प्रोवाइड किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोग आके यहाँ पर बताएंगे। इसका मतलब ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है और एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली किसी ऐसी बॉडी के साथ यहाँ पर पैचअप करेगा, मतलब किसी ऐसे बॉडी के साथ यहाँ पर मिलेगा, एक एग्रीमेंट साइन करेगा और ये बॉडी जो है जाकर ये इनके साथ यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह करेगी, जो भी इनको टेक्निकल नो हाउ चाहिए होगा वो सब वहां पे जाकर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर साउथ ईस्टर्न रीजन के बारे में समझे तो ये अगर एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होता है ना, तो जितने भी साउथ एशियन रीजन है उनके बीच में जो आपस में जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज वाई इंडिया भी इसको लगातार पुश कर रही है, बिकॉज इंडिया का आप नेबर फर्स्ट पॉलिसी जानते हैं, राइट? नेबर फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू उसका सिंपल सा मतलब यह है कि इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उन सबके साथ रिलेशनशिप को काफी ज्यादा इंप्रूव करना है। और हम जानते हैं कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ये तीनों ही इंडिया के बहुत ही क्लोज नेबर्स हैं, बहुत ही इमीडिएट नेबर्स हैं। दैट इज वाई इंडिया चाहता है कि तीनों के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। ये था हमारा आज का जो जितने भी न्यूज थे उनको हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो इज कि वेयर हैज द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बीन लॉन्च्ड, कहां पर इसको लॉन्च किया गया है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज कि जो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है दैट विल फंक्शन अंडर व्हिच मिनिस्ट्री, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करेगा? थर्ड इज व्हाट इज द मेंबरशिप स्टेटस ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू SON, आपको SON याद है, उसकी रिस्पेक्ट में इंडिया का मेंबरशिप स्टेटस क्या है? फोर्थ इज व्हिच लॉन्चर वाज यूज्ड बाय ईरान टू लॉन्च नूर 2 सैटेलाइट, किस पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्चर के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट इज परम गंगा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, क्या है ये? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री हैज नॉट येट रेटिफाइड BBIN एग्रीमेंट। इन क्वेश्चन के आंसर आपको मतलब देने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में हमने काफी ज्यादा बार बात की हुई है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर यूक्रेन है, दिस इज पार्ट ऑफ क्रीमिया। तो यूक्रेन का हम ये वाला पार्ट जानते हैं, दिस इज रशिया, राइट? रशिया, दिस पार्ट इज ऊपर वाला पार्ट जो है दिस इज बेलारूस, दिस पार्ट इज पोलैंड, दिस पार्ट इज स्लोवाकिया, ठीक है। और दिस पार्ट अगर देखेंगे यहाँ पर जो मेन पार्ट है हंगरी है और मेन पार्ट यहाँ पर रोमानिया है और छोटा सा पार्ट जो यहाँ पर जो डिवाइड होता है दैट थिंग इज कॉल्ड एज मोल्दोवा। तो ये सारी की सारी कंट्रीज है जो कि रशिया के मतलब जो यूक्रेन है उसके आसपास में है, ठीक है। सेकंड कंट्री देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन वाज कि धर्म गार्जियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन से दो कंट्री के बीच में होता है? दैट इज डन बिटवीन इंडिया और जापान के बीच में। इसके बारे में हमने कल काफी डिटेल के अंदर समझा था, ठीक है। तो धर्म गार्जियन इंडिया और जापान की आर्मी के बीच में होता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, और ये कौन सी दो कंट्री के बीच में होता है? तो आपको याद होगा इंडिया और मंगोलिया, वो कल के लिस्ट के अंदर दिया होगा ये चीज और मैंने देखा तो आप सबने इसका बहुत ही सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज परफेक्ट, ऑलराइट। जो इंडिया और मैंगलोर की जो आर्मी है, दोनों की रिस्पेक्टिव आर्मी जो है दोनों साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ टेम्पररी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव TPD। आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन इस चीज को लॉन्च करता है और इसके थ्रू जितने भी रेफ्यूजीज वगैरह हैं उन सबको एक टाइप का स्टेटस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, मतलब उनको सेफ प्लेसेस वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने ये चीज इन्वोक किया है फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर यूक्रेन के जितने भी रेफ्यूजीज वगैरह हैं उनको अपने कंट्री के अंदर बुलाने के लिए।
स्पेशली पोलैंड और स्लोवाकिया, इन दो कंट्रीज ने यहाँ पर इस चीज को इवोक किया है और इस चीज को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द मिशन इंद्रधनुष। फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन इंद्रधनुष किसी से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। किसी भी जो टोटल 12 डिजीज जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि नंबर ऑफ डिजीज कितने हैं, 12 डिजीज जो है, तो उन 12 डिजीज के ऊपर जो वैक्सीनेशन वगैरह देने हैं उस पर्टिकुलर मतलब स्कीम को मिशन इंद्रधनुष बोलते हैं, बिकॉज 7 डिजीज से स्टार्ट हुआ था, राइट नाउ इवॉल्व होकर 12 डिजीज तक पहुंचा है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिजीज है इसके अंदर, और अभी जो टॉप किया है दैट इज मतलब डन बाय उड़ीसा, और टोटल नंबर ऑफ डिजीज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजीज 12, ठीक है। तो ये थे कल के क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी, एंड आई होप आप प्रॉपर्ली रिवीजन वगैरह कर रहे हैं एंड अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी टाइम के ऊपर फिनिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जस्ट कीप गोइंग और एवरीथिंग विल बी ऑल गुड। ऑलराइट, तो ये था आज का डिस्कशन हमारा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको किसी और चीज के बारे में भी बात करनी है, कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट्स वगैरह है तो प्लीज डू मेंशन देम, ठीक है, हम उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है, अगर आपको वीडियो मतलब अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।